नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में हम आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं विद प्रोफेसर बी's पॉजिटिव वे। तो अग्नि पी स्टैंड्स फॉर द प्राइम। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम आता है अग्नि पी या उसे हम प्राइम भी कहते हैं। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टाइल मिसाइल, जिनका नाम अग्नि पी आता है, उसका सफल परीक्षण किया है। अग्नि पी मिसाइल, यहाँ पी स्टैंड होता है प्राइम के लिए। इस मिसाइल के सक्सेसफुल प्रशिक्षण से या परीक्षण में भारत की जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है उसके लिए एक मजबूतता प्रदान की है। हम सभी लोग जानते हैं कि मई 1989 में पहली बार अग्नि का फर्स्ट जो सफलतापूर्वक हमने परीक्षण किया गया था और उसकी मारक क्षमता ये 700 से 900 किलोमीटर है। अग्नि पी प्राइम ये मिसाइल अग्नि वर्ग फर्स्ट का एक एडवांस हम कहेंगे वेरिएंट है या उसका एक उन्नत संस्करण है। और अग्नि पी की जो क्षमता है 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच है। अग्नि पी की और एक खासियत ये है, ये कैनिस्टर मिसाइल है। कैनिस्टरकृत मिसाइल का मतलब ये होता है ये रेल या रोड से भी उसको लॉन्च किया सकता है और लॉन्गर पीरियड के लिए उसको हम स्टोर भी कर सकते थे। तो अग्नि पी जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है उनका सक्सेसफुल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट बात आती है 29 जून हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तहत उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। 29 जून इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के तहत मनाया जाता है और ये दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस और उनका जो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो 29 को आती है, उस 29 या पीसी महालनोबिस के अमूल्य योगदान की पहचान के लिए हमेशा ये दिन हम मनाते हैं। ये 29 नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2021 का जो गोल है वो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। इसके अंतर्गत एंड हंगर, अचीव द फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी इस दिन का मेन थीम है। भारत में फर्स्ट या पहला सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया था। महालनोबिस ये भारत के आधुनिक सांख्यिकी के जनक भी उन्हें माना जाता है और जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उनकी स्थापना उन्होंने की थी। नेक्स्ट सुर्खियां आती है मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन ये पिक्चर में क्यों था, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, MAXVARSTAPPEN, तो मैक्स वर्स्टापेन उन्होंने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जो फॉर्मूला 1 मोटर की रेस है, इस स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। उन्होंने जिस टीम का रिप्रेजेंटेशन किया था उस टीम का नाम आता है रेड बुल्स। तो 7 टाइम जो वर्ल्ड चैंपियन थे लिविस हैमिल्टन, उनको हराकर
ये मैक्स वर्स्टापियन ने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप को जीता है। मैक्स वर्स्टापियन ये स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले, ये स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये स्टीरियन, ये जो मीनिंग आता है, दिस इज दी एक ऑस्ट्रिया की सिटीज है, उसके नाम पर उसे हम स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। और इस फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जो नंबर ऑफ सीरीज होती है उसके अंतर्गत एक ग्रैंड प्रिक्स सीरीज आती है। उस ग्रैंड प्रिक्स सीरीज को कंट्री टेक्स प्लेस हमेशा ऑस्ट्रिया की स्टीरियन ये सिटी में ये हमेशा होती है। नेक्स्ट सुर्खियां हमारे लिए आती है NCAER, जिसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी जून क्वार्टर तक 11.5% से ग्रो होगी, यह अनुमान किया है। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है। और NCAER के अनुमान से अर्थव्यवस्था को सतत विकास पथ पर लाने के लिए भारत की एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता, विस्तारवादी राजकोषीय नीति का मतलब यही होता है कुल मांग और आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खर्च में बढ़ोतरी और कर में कटौती होनी चाहिए। तो ये NCAER के लिए हमारे लिए जो रिकमेंडेशन है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं, उसका अगर मीनिंग आता है तो सरकार द्वारा खर्च में बढ़ोतरी और करों में कटौती, ये उसका मीनिंग होता है। ये हमें समझना इंपॉर्टेंस होता है। और NCAER का लॉन्ग फॉर्म जो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो न्यू दिल्ली स्थित संस्था 1956 में स्थापित की गई थी, एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आती है। तो ये पॉइंट इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं स्टीफन लोफवेन के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टीफन लोफवेन क्यों चर्चा में थे, तो स्टीफन लोफवेन की अगर बात आती है तो स्टीफन लोफवेन ये स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर थे। अविश्वास मत हारने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। स्टीफन लोफवेन ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, जो वाम दल या लेफ्ट पार्टी ने जो उन्हें समर्थन दिया था, उस समर्थन को वापस लेने के बाद जो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ, इस अविश्वास में ये हार जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे लिए स्टीफन लोफवेन कौन थे, अगर एक क्वेश्चन आता है तो स्टीफन लोफवेन ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे, यह हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सनालिटी आती है राही सरनोबत। राही सरनोबत इसलिए पिक्चर्स में है, ये निशानेबाज है। ISSF विश्व कप के शूटिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। ये ISS का जो विश्व कप है क्रोएशिया के उसी जेक इस सिटी में ये संपन्न हुआ। इस कप में राही सरनोबत, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राही सरनोबत किस स्पोर्ट्स में आती है, तो हमारे लिए उनका आंसर
निशानेबाज या शूटर जो होगा, जो उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप के लिए गोल्डन पदक को हासिल किया। नेक्स्ट बात आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो ये कोशिश कर रही है कि फर्स्ट विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने के लिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो नेक्स्ट उनका स्पेस टूरिज्म होगा, तो उन्होंने जो हायर एंड लॉन्च करने वाला फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट होगा, उसके लिए उन्होंने अपील की है। तो इस तरह की पैरा एस्ट्रोनॉट या विकलांग एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए जो भी ढांचा की जरूरत होती है, ये ढांचा यूरोपियन स्पेस एजेंसी डेवलप करने जा रही है। और ये मैसेज दिया जाएगा कि स्पेस ये सबके लिए है, अंतरिक्ष इज फॉर एवरीबॉडी, स्पेस इज फॉर एवरीवन। हम सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 2021 में अमेज़न के जो फाउंडर है बेजोस, ये अपनी रॉकेट्स है जो अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति बनने वाले हैं। ESA ये 22 या 22 मेंबर स्टेट की इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में उसकी स्थापना हुई थी। पेरिस ये उनका हेडक्वार्टर है और अंतरिक्ष की खोज के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। 29 जून ये इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक की तरह मनाया जाता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कहते हैं। 29 जून को क्यों? 29 जून 2014 को नोबेल पुरस्कार विजेता म्यांमार की ऑंग सान सू की द्वारा स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट पेश की गई। तो ये 29 जून स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स की रिपोर्ट पेश करने के बाद ये 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक की तरह मनाया जाता है। और उसी का उद्देश्य पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ाना और उनके संरक्षण रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना ये भी होता है। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस का विषय ट्रॉपिक्स में डिजिटल डिवाइड या डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स, ये स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2021 का मेजर थीम है। हम सभी लोग जानते हैं जो ट्रॉपिक्स अकाउंट 40% ऑफ की वर्ल्ड टोटल सरफेस होते हैं। बिटवीन द कैंसर ऑफ ट्रॉपिक एंड कैप्रिकॉर्न के बीच जो पोर्शंस होता है उसे हम ट्रॉपिक कहते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। तो दिस इज द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट सुर्खियां आती है एनोमलीज इन लॉज एंड जस्टिस, कानून और न्याय में विसंगतियां। ये जो बुक है, इस बुक का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किया और इस बुक को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RV रविंद्रन द्वारा लिखी गई है। कानून और न्याय में विसंगतियां, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये बुक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RV रविंद्रन द्वारा लिखी गई और उसी का विमोचन या रिलीज भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना इन्होंने किया है। नेक्स्ट हमारी फिगर आती है सैफ अली वर्मा। सैफ अली वर्मा इसलिए पिक्चर्स में है, सैफ अली वर्मा ऑल फॉर्मेट्स में पर्दापन, जिसे हम डेब्यूट भी कहते हैं, डेब्यूट में
सबसे कम उम्र वाली यंगेस्ट इंडियन टू मेक डेब्यूट इन ऑल फॉर्मेट। शेफाली वर्मा किस फील्ड से लिटरेट होती है? तो हमारे लिए क्वेश्चन होगा सी इज यंगेस्ट क्रिकेटर है, और इस यंगेस्ट इंडियन टू मेक डेब्यूट इन ऑल फॉर्मेट के लिए सी टुक 17 years and 150 days to make her debut in all format। शेफाली वर्मा मेक हर डेब्यूट इन ऑल फॉर्मेट के लिए उनका जो यंगेस्ट रैंकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में आता है वो 5th नंबर के लिए आता है। आज FATF के ग्रे लिस्ट में जिन राष्ट्र को इंक्लूड किया है उनमें फिलीपींस, हाइटी, माल्टा और साउथ सुदान आते हैं। तो फिलीपींस अलॉन्ग विथ हाइटी, माल्टा और साउथ सुदान FATF, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस है और लॉन्ग फॉर्म आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो उन्होंने ग्रीन लिस्ट को अनाउंस किया है उनमें से ये राष्ट्र आते हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है उन राष्ट्रों को इंक्लूड किया जाता है कि जहां पे मॉनिटरिंग इंक्रीज की जाती है, जो निगरानी उनके क्षेत्राधिकार में बढ़ गई है। इसी बढ़ी हुई निगरानी में जो हम जिस क्षेत्र के लिए FATF का फॉर्मेशन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में जो राष्ट्र ग्रे लिस्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए मॉनिटरिंग या उनके लिए निगरानी को स्तर बढ़ा दिया जाता है। तो अलग अलग लिस्ट होती है। FATF की ग्रे लिस्ट होती है, FATF की ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट के अंतर्गत वो कंट्री का अंतर्भाव होता है जिन्हें FATF नॉन कोऑपरेटिव कहते हैं इन ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनिंग। अगर किसी राष्ट्र को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है तो ये उन राष्ट्रों पर मॉनिटरिंग इंक्रीज की जाती है। तो मॉनिटरिंग इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि रिजॉल्व द स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसी। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्टिक फाइनेंसिंग के ऊपर जो भी वो वर्कआउट कर रहा है उस वर्कआउट के लिए क्लोजली मॉनिटरिंग उनका किया जाता है। और आज की इंपॉर्टेंस क्या है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के बारे में। के वेणुगोपाल जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल 2017 में के वेणुगोपाल भारत के 15 अटॉर्नी जनरल की तरह उनको नियुक्त किया गया था। अटॉर्नी जनरल हम सभी लोग जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल का मुख्य उद्देश्य जो होता है कानूनी सलाहकार के रूप में भाग लेते हैं और भारतीय संसद की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का उन्हें पूरा अधिकार होता है। के वेणुगोपाल नेक्स्ट 1 साल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एवरी ऑडियो लेक्चर वी कवर 10 to 15 सुर्खियां कवर करता है। अगर उसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई अगर आप MCQ सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली जो कमिंग एग्जाम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एक्सरसाइज एक फ्रूटफुल साबित हो सकता है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अगर ये ऑडियो सेशन आपको अच्छा लगता है you can appreciate my effort by sharing this audio with your friends and follow Target Competitive Exams audio channel. Thank you very much. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.